की बहुत समय से मांग की जा रही थी। और सबसे जो तकलीफ़देह वस्तु होती है वह होती है इस परीक्षा में, चाहे वो पीसीएस की मुख्य परीक्षा हो, आरओ की हो, जो हिंदी का प्रश्न पत्र होता है, सामान्य हिंदी का, उसमें जो व्याख्या का खंड होता है, विशेष तौर पर रेखांकित अंशों की व्याख्या, वह बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और कई बार विद्यार्थी यह शिकायत करते हैं कि इसमें बहुत ही कम अंक प्राप्त होते हैं या नंबर कम प्राप्त होते हैं, और इसका असर उनके समग्र रूप से सिलेक्शन पर पड़ जाता है। यह कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है, आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इसका असर आपके अंतिम चयन पर पड़ जाता है। हो सकता है आपकी रैंक पर इसका प्रभाव पड़ जाए, आपके सिलेक्शन पर प्रभाव पड़ जाए। और निरंतर प्रयास करने के बाद भी कई बार इस क्षेत्र में समस्या बनी रहती है, भ्रम की स्थिति होती है कि एक अच्छी व्याख्या कैसे लिखा जाए। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बता दूं, इस पर मैं आपसे और चीज़ें डिस्कस करने से पहले, कि ऐसा कहते हैं कि आप व्याख्या सबसे पहले परीक्षक के द्वारा देखी जाती है, चाहे उसका क्रम कुछ भी हो आगे पीछे, लेकिन परीक्षक की निगाह सबसे पहले व्याख्या पर जाती है। क्योंकि जो याद करने वाले हिस्से हैं, रटने वाले हिस्से हैं, मुहावरे हो गए, उपसर्ग हो गया या पत्र लेखन, कुछ ऐसा, बाकी के हिस्से तो सामान्य तौर पर आप लोगों की एक ही समान प्रस्तुति होती है। किंतु व्याख्या एक ऐसा क्षेत्र होता है जो आपके व्यक्तित्व की झलक देता है, आपके विचारों को, आपकी सोच को प्रदर्शित करता है। तो एग्जामिनर व्याख्या को देख करके आपके बारे में एक अंदाज़ा लगाता है कि वास्तव में आपका स्तर क्या है। और बहुत बार प्रयास करके भी आप में सुधार नहीं होता, अंक बेहतर नहीं आते हैं, जबकि वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक अच्छी व्याख्या लिख करके और अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। तो आज मैं उसी सेक्शन पर आपसे बात करूंगा, ताकि आपका एक अच्छा एग्ज़ाम हो, परीक्षा आप बेहतर दे पाएँ और अंतिम रूप से आपका चयन हो। कुछ एक बातें मैं करूं कि कहाँ गलतियां होती हैं आपसे, ताकि आप समझ पाएंगे। होता यह है कि जब भी व्याख्या आती है और रेखांकित अंश होते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं कि व्याख्या का मतलब होता है कुछ भी लिख दीजिए। जैसे ही आपने रेखांकित अंश उठाया, उस पैराग्राफ में एक पैराग्राफ होता है, आप देखते हैं उसमें रेखांकित अंश होते हैं, तो आप उसी पैराग्राफ की बात को घुमा फिरा के आगे पीछे करके लिख देते हैं। उसी चीज़ को कुछ आगे कुछ पीछे, दूसरा रेखांकित अंश उठाएंगे, फिर उसी में वही बातें घुमा फिरा के लिखेंगे। इससे ये होता है कि बिल्कुल ही अनाकर्षक व्याख्या आपकी होती है और परीक्षक कतई प्रभावित नहीं होता है, और हो सकता है आप औसत अंक या उससे भी कम अंक प्राप्त करें। तो पहला भ्रम मैं आपको दूर करूं कि व्याख्या का मतलब ये नहीं है कि आप वो रेखांकित अंश को ही दूसरे तीसरे किसी भी प्रकार से प्रस्तुत कर दें। पैराग्राफ में कही गई बात को ही आप उलट पलट के कह देते हैं, ये व्याख्या नहीं है। तो अगर ये व्याख्या नहीं है तो वास्तव में व्याख्या है क्या? तो सबसे पहले व्याख्या का अर्थ आप समझें, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि व्याख्या रेखांकित अंश जो दिया होता है, वास्तव में उसके पीछे छिपे हुए विचार को, उस पूरी एक सोच को प्रदर्शित करता है। और परीक्षक आपसे यह अपेक्षा करता है, या प्रश्न पत्र में व्याख्या शामिल करने वाला जो सेटर है, आपसे यह डिमांड होती है उसकी कि उन रेखांकित अंशों के साथ संबद्ध उस महत्वपूर्ण विचार प्रक्रिया का आप उद्घाटन करें। जो विचार निहित है, जो चिंतन प्रक्रिया निहित है उसके पीछे, आप उसको स्पष्ट कर दें। क्या वास्तव में क्या कहना चाहता है ये, इसको हम देखेंगे, पैराग्राफ पर भी आएंगे, एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सुखिया सब संसार है खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे।
यद्यपि आपकी यूपी की परीक्षाओं में ऐसा नहीं आता है, लेकिन व्याख्या है क्या पहले ये समझना आवश्यक, इसलिए मैं इस उदाहरण से प्रारंभ कर रहा हूँ। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। ये काव्य पंक्ति है, इसकी व्याख्या करनी है आपको। क्या व्याख्या कर सकते हैं आप इसकी? एक तो वही लापरवाही भरा व्याख्या आप करेंगे, कवे संसार सुखी है, खा रहा है, सो रहा है कुछ ऐसी व्याख्या आप कर सकते हैं। कबीर को दुख है, कबीर जाग रहे हैं और रो रहे हैं, ये व्याख्या नहीं हुई ना। तो व्याख्या क्या होनी चाहिए इसकी? सुखिया सब संसार है। जो लोग कबीर पर तनिक भी सुन रखा होगा, जिन्होंने उनके व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने सुन रखा होगा, उनकी साधना प्रणाली के बारे में, जिन्होंने उनके समाज में योगदान के बारे में जिन्होंने सुन रखा होगा, 1000 वर्षों के इतिहासकार में कबीर जैसा समाज सुधारक कभी नहीं पैदा हुआ। जो लोग कबीर की विचार प्रक्रिया के बारे में, उनके दर्शन के बारे में, उनकी सोच के बारे में जानते होंगे, सिर्फ वही लोग इसकी व्याख्या सही लिख सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कहाँ तक पहुंचना है, यात्रा कितनी करनी है आपको। व्याख्या में नंबर नहीं मिल रहे हैं तो जाहिर है कि आपकी यात्रा भी अधूरी है, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो कबीर की विचार प्रक्रिया तक, उनकी सोच तक, उनकी चिंतना तक पहुंचे हुए क्या आप उनके काव्य पंक्तियों का अर्थ लिख सकते हैं? क्या उसकी व्याख्या हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या अर्थ होगा? कबीर क्या कह रहे हैं कि संसार जो है उपभोग में, भोग में, वासना में, सांसारिक जो सुविधाएं हैं उसमें लीन है। उसी में क्या हो रहा, उसके जीवन की दिशा क्या है, उसका जीवन किस प्रकार नष्ट हो रहा सांसारिक क्षणिक सुखों में ही, इसका अंदाजा उसे नहीं है और उसी में अपने जीवन को नष्ट किए जा रहा। जीवन के 4 पुरुषार्थों में, धर्म अर्थ काम मोक्ष में शायद काम यानी सुख भोग की एक की प्राप्ति हो रही, 3 निरर्थक चले जा रहे हैं। ये है कबीर की विचार प्रणाली। सुखिया सब संसार, सुखी हैं आप, पता ही नहीं है आपको कि जीवन कितना निरर्थक आपका जा रहा है। सुखिया सब संसार, खा रहे हैं और सो रहे हैं। दुखिया दास कबीर है। कबीर की उपलब्धि शायद कहीं ज़्यादा थी या किसी सामान्य मानव से। धर्म अर्थ काम मोक्ष में से शायद बहुत निकट थे चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के, या प्राप्त कर चुके थे, या कबीर जैसा कोई भी महापुरुष हमसे मीलों आगे रहा होगा। बुद्ध रहे हों, महावीर रहे हों, हमारे अपने युग के ही महात्मा गांधी रहे हों, कबीर रहे हों, तुलसी रहे हों, सूर रहे हों, सबकी यात्रा हमसे बहुत आगे थी। इसके बाद भी उनको इस बात की अनुभूति थी कि बहुत सा जीवन का ऐसा खंड है जो अभी भी निरर्थक जा रहा, जो प्राप्ति होनी चाहिए, जो प्रेय होना चाहिए, जो श्रेय होना चाहिए, वो अभी भी हम नहीं प्राप्त कर पाए हैं। तो दुखिया दास कबीर है। कबीर को दुख है अभी भी, क्योंकि वो जानते हैं। आपने सुना होगा कि एक बार लोगों एक यूनान में उनकी देवी डेल्फी ने भविष्यवाणी की अरस्तु के बारे में कि अरस्तु हम यूनान का सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति है। लोगों ने जाकर के अरस्तु से कहा कि क्या आप सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति हैं यूनान के, ऐसा जो है भविष्यवाणी हुई है। अरस्तु ने कहा लेकिन मैं तो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति हूँ, मैं तो बिल्कुल ही अज्ञानी हूँ। क्यों? तो लोग गए फिर से देवी के पास, डेल्फी के पास। उन्होंने कहा कि अरस्तु तो ऐसा बोल रहा है। तो देवी ने कहा यही कारण है, क्योंकि अरस्तु को एकमात्र पता है कि उसे बहुत सी चीज़ें नहीं पता है। तो कबीर दुखी हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जीवन बहुत सा नष्ट होता जा रहा है सांसारिक सुखों में, क्षणिक सुखों में। जो प्राप्त करना चाहिए वो प्राप्त हुआ नहीं, और जो अप्राप्त है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, उसी में जीवन चला जा रहा है। तो इसलिए कबीर दुखी हैं। हमारे लिए भी, आपके लिए भी, समाज के लिए भी, व्यक्ति के लिए भी भाषा ये होती है। तो कबीर दुखी हैं। दुखिया दास कबीर है। कबीर अपने लिए और समाज के सदस्य के नाते समाज के लिए भी रो रहे हैं। देखो समाज की दिशा क्या है, किधर जा रहा है समाज। तो ये कबीर की चिंतन प्रक्रिया है। तो मेरा कहने का जो अर्थ था, जहां मैं आपको ले जाना चाहता था कि व्याख्या क्या होती है। व्याख्या आप तब तक नहीं कर सकते हैं जब उस अंश पर, उस वाक्य पर छिपे हुई विचार प्रक्रिया को, वो जो पूरा चिंतन का दायरा है, उसको नहीं आप बताते हैं। तो एक पैराग्राफ में क्या होनी चाहिए बातें? सबसे पहले जब व्याख्या आपके सामने पैराग्राफ के रूप में आती है तो पहले पैराग्राफ को पढ़ें। आप 1 बार 2 बार, समय होता है, हिंदी के पेपर में इतनी जल्दी नहीं होती है, मुझे पता है। तो आप उसको पढ़ें,
और एक पूरे भाव को पहले समझें कि ये पैराग्राफ हमें क्या बताना चाह रहा है। उसके बाद फिर रेखांकित अंश को देखें, फिर रेखांकित अंश के बारे में सोचें कि आगे पीछे की कि ये किस बड़ी चीज़ को संकेत रूप में प्रस्तुत कर रहा है, किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, कौन सी बड़ी बात है जिसको इसने सार रूप में रखा हुआ है। हो सकता है कि उसके आगे पीछे कुछ ऐसी पंक्तियां, लाइनें लिखी हो जिनका कोई अर्थ ना हो। रेखांकित अंश पर ही देखें कि इसने वो किस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया हुआ है। मुद्दे आप जानते हैं, मुद्दा कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी समस्या हो सकती, कोई बड़ी चिंता की बात हो सकती है, जैसे हम निबंध पर बात करते आ रहे थे। तो आप उस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को स्पष्ट करें, उसके पीछे जो विचार छिपा हुआ है, वो जो बड़ी समस्या निहित है उसमें, वो जो कोई बड़ी बात है, उसको साफ साफ लिख दें। 4, 5, 6 लाइनें, जितनी जगह बन रही है, जितना स्पेस है, उसको लिखें आप। तो अनावश्यक नहीं गंवाना है, निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, वही बात उलट पलट के नहीं कहना है। रेखांकित एक तो उसने खुद छाप रखा है पेपर में, इतना श्रम उसने खुद किया है, ऊपर से रेखांकित कर रखा है, और तीसरा काम आप कर दीजिए कि उसको वही बात अलट पलट के कह दीजिए। तो क्या इस पर अंक दिए जाने चाहिए? यदि आप परीक्षक होते तो क्या इस पर आप अंक देते? नहीं देते। इसका मतलब है कि आप उसके पीछे छिपी हुई जो बातें, जिस चीज़ से जुड़ी हुई बात है, जिसको उसने सार रूप में लिख रखा है, उसको आप बताएं। जैसा कि मैंने एक कबीर वाले उदाहरण से आपको बताया। तो व्याख्या का अर्थ होता है कि ये है, तो ये मैंने आपको इसके लिए बताया कि यहाँ जाना चाहिए आपको। नंबर अगर नहीं मिल रहा है, अंक नहीं प्राप्त हुए हैं, बहुत से लोग होंगे, बहुत वरिष्ठ लोग भी होंगे, बहुत सारी परीक्षाएं दे चुके हुए लोग होंगे, कुछ चयनित हुए लोग भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हिंदी के पेपर में उन्हें अंक नहीं प्राप्त हुए हैं तो ये चुनौती है उन्हें अपने स्तर को सुधारने की, उनके व्यक्तित्व में अधूरापन है। तो आप इसको समझें। आज इस वीडियो को मैं सिर्फ इसलिए ही लेके आया हूँ ताकि इस तकलीफ को दूर किया जा सके। तो उस विचार प्रक्रिया को आपको उद्घाटित करना होगा। तो सबसे पहला काम यह है कि कुछ भी नहीं लिखना है। दूसरा काम ये नहीं करना है कि आप उसी बात को उलट पलट करके लिख दें। और तीसरी बात, केवल बहुत ज़्यादा शब्द लिखने या भरने की कोशिश ना करें। तो क्या करना चाहिए? तो करने के लिए सबसे पहले आप उस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ें। पढ़ने के बाद आप समझें कि पूरा पैराग्राफ किस बड़ी बात को कहना चाह रहा है। सामान्यतः जो व्याख्या के लिए जो पद्यांश उठाए जाते हैं, उसमें कोशिश ये होती कोई महत्वपूर्ण विचारक, दार्शनिक, विद्वान की कोई पुस्तक होती है। अमर सेन की आइडिया ऑफ जस्टिस या कुछ ऐसा, यूपीएससी के सीसैट पेपर में भी आता है, उसके लिए भी उपयोगी है यह वीडियो। तो कोई ऐसी बड़ी थीम से रिलेटेड चीज़ होती है, वहाँ से ये पैराग्राफ उठाए जाते हैं। तो उन पैराग्राफ्स का महत्व होता है, वो कोई ऐसे नहीं दे दिया जाता है। तो आप उस प्रक्रिया को समझें, क्या मामला लिखा हुआ, किस नारी पर, समाज की कौन सी समस्या पर, किस बड़े विचार पर लिखा हुआ है, आप उस पर पहुंचने की कोशिश करें। इसके बाद फिर रेखांकित अंश उस समस्या के किस पहलू को, हो सकता है कि एक रेखांकित अंश किसी एक आयाम को स्पष्ट कर रहा हो, तो आप उस पहलू को स्पष्ट करें। फिर दूसरे रेखांकित अंश पर जाएं, हो सकता है उसी समस्या के किसी दूसरे पहलू को बता रहा हो, तो इसका भी ध्यान रखना कि दूसरा वाला पहले में न क्लब्ड हो जाए, याद ना जुड़ जाए। तो उस रेखांकित अंश, सभी रेखांकित अंशों पे एक नज़र डाल लेनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे वाले में जो लिखा जाना चाहिए वो हम पहले वाले में लिख रहे हो। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, विचार हमारे पास होते हैं और पहले के दूसरे में चले जाते हैं। तो आप इसका ध्यान रखें, सभी पर एक नज़र डाल लें, और फिर कितना हमें किस रेखांकित अंश में कौन से पहलू को लिखना है उससे जुड़े हुए, उसको बताएं। सामान्यतः जो व्याख्या का प्रारंभ होता है रेखांकित अंश का, तो पहली दूसरी लाइन में उस रेखांकित अंश के ही अर्थ को बताते हुए, और फिर आप उसके पीछे छुपे हुए विचार प्रक्रिया का उद्घाटन करें। व्याकरणिक व्यवस्था में भी व्याख्या का अर्थ होता है कि आपको पूरी स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम होती है आपके पास में, कि आप केवल उस तक बंधे न रहें।
हो सकता है कि आप उस किसी विचार के समर्थन में भी जा सकते हैं। कोई विचार लिखा हुआ है, आप उसकी बात को उससे अपने विचारों के माध्यम से पुष्ट कर सकते हैं, किसी और विचार को उसके साथ दे करके उसको और अधिक प्रामाणिक बना सकते हैं। अगर सही बात है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैधानिक मानकों के अनुरूप है, सभ्यता के अनुरूप है, तो आप उसका समर्थन भी कर सकते हैं। कोई ऐसी बात है जिस पर ऑब्जेक्शन किया जाना चाहिए, वो सिर्फ इसीलिए दिया कि आप जानते हैं कि नहीं, इसका खंडन किया जाना चाहिए। सुखिया सब संसार है, जागे और सोवे, हमने खंडन ही तो किया इसका कबीर के माध्यम से कि नहीं, सही नहीं है। एक ही लाइन आपको दे देता तब भी आप इसका खंडन करते। तो आप पक्ष और विपक्ष में भी जा सकते हैं, व्याख्या में यह भी स्वतंत्रता आपके पास होती है, लेकिन संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। भाषा जो है कठोर नहीं होनी चाहिए, भाषा संतुलित होनी चाहिए और अंततः संतुलित अंत हो, यह हमेशा प्रयास करनी चाहिए। तो व्याख्या की भाषा संतुलित हो, विचार प्रक्रिया में आप विपरीत जा सकते हैं लेकिन बड़ा सधा हुआ संतुलन हो। तो व्याख्या में ये स्वतंत्रता है, अपने विचारों के अनुरूप उसका आप थोड़ा सा मूल्यांकन करते हुए भी इसका वर्णन कर सकते हैं। तो ये व्याख्या होती है। तो देखिए एक और पैराग्राफ पर देखते हैं, हमारे पास बोर्ड पे लिखा हुआ है, परीक्षा में आया हुआ है, पिछली परीक्षाओं में यही पैराग्राफ, जो अपनी चिंता छोड़कर दूसरों की चिंता करने लगता है उसकी चिंता भगवान को करनी पड़ती है। मेरा ब्रह्मचर्य पालन का प्रयत्न है और यदि इस जन्म में सफलता ना मिली तो चाहे 10 जन्म लेने पड़े, मैं धीरज नहीं छोड़ूंगा। यह एक बड़े पैराग्राफ का हिस्सा है और चूँकि पूरा लिख पाना संभव नहीं था तो फिर भी आप इसको समझ पाएंगे। पूरा पैराग्राफ पढ़ने पर एक बृहद विचार निर्मित होता, फिर भी आप मेरी बात समझ पाएंगे। रेखांकित अंश है, लाल रंग से हमने इसको रेखांकित कर रखा है कि जो अपनी चिंता छोड़कर दूसरों की चिंता करने लगता है उसकी चिंता भगवान को करनी पड़ती है। सामान्य व्याख्या आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि व्यक्ति को जो है अपनी चिंता छोड़कर दूसरों की चिंता करना चाहिए, व्यक्ति को चिंता नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसा आप लिखेंगे उलट पलट के उन्हीं लाइनों को। इस व्याख्या में कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। अब जब मैंने आपको बताया कि उस विचार प्रक्रिया के पीछे जाए ना, कि जो अपनी चिंता छोड़कर दूसरों की चिंता करने लगता है उसकी चिंता भगवान को करनी पड़ती है। क्या विचार है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये पंक्ति कही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की सेवा करना, दूसरों को कल्याण को देखना, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है जीवन में। सार्वजनिक हित की साधना से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये विचार है कि नहीं? परंपरा में आते हैं, हम सुनते हैं यही मूल्य है समाज का कि मानव धर्म से बड़ा कोई मूल्य नहीं है, मानवाधिकार की बात होती है। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यही वो विचार है ना, जो अपनी चिंता छोड़कर दूसरों की चिंता करने लगता, उसकी चिंता भगवान को करनी पड़ती है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि व्यक्ति को किस धर्म की साधना करनी चाहिए, किस मार्ग का चयन करना चाहिए, क्या श्रेष्ठ है, लक्ष्य क्या होना चाहिए। अपने आप में संकीर्ण हितों को पूरा करो। यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने हित पर केंद्रित हो जाएगा तो क्या ये समाज चल सकता है? नहीं चल सकता। तो इसका अर्थ है कि जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए कि हम सार्वजनिक हित साधन की ओर चलें, दूसरों की सेवा को ही महत्व दें, उसमें अपना भी सिद्धि होती है। अगर ऐसा कहते हैं कि सामाजिक हित में न्यूनतम वृद्धि भी व्यक्तिगत हितों में महत्तम वृद्धि करती है, तो इसका अर्थ है कि आप सार्वत्रिक रूप से सामाजिक मानव धर्म को अपनाएं, संकीर्ण स्वार्थ पर केंद्रित न हो। इसका अर्थ ये नहीं कि आप व्यक्तिगत हितों की अवहेलना करें, लेकिन संकीर्ण हितों पर केंद्रित न हो, क्षुद्र स्वार्थों का त्याग करें। उन स्वार्थों का त्याग न करें जो व्यापक हैं। व्यापक स्वार्थ कभी सार्वजनिकता से नहीं टकराते हैं। क्षुद्र स्वार्थों का त्याग करें, संकीर्णता का त्याग करें, व्यापक सोच को अपनाएं और वही आपके जीवन को सफल बना सकता है। तो ऐसी कुछ व्याख्या होनी चाहिए इसकी, तो ये तरीका होना चाहिए। तो व्याख्या के बारे में कुछ भ्रांति जो थी उसको मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आप अधिक से अधिक व्याख्या लिखें और हमारे चैनल पर जो ग्रुप भी बना हुआ है उस पर भी आप भेज सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।
महत्वपूर्ण सूचना है, एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि एथिक्स पर हमारी कक्षाओं को आयोजित करने का कार्यक्रम है, लेकिन कि जैसा कि पहले भी वीडियो में हमने सूचित किया था कि उसके लिए शुल्क का भुगतान कुछ करना होगा आप लोगों को, हमें अलग व्यवस्थाएं करनी होंगी उसके लिए। तो अगर आप लोग इसके लिए इच्छुक हों तो हम यह कक्षा कार्यक्रम संचालित कर सकते हैं। जो भी शुल्क होगा चैनल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, उसका आपको भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त 15 तारीख को आरओ कार्यक्रम के लिए हमारा लास्ट वीडियो आरओ के लिए पड़ेगा। इसके बाद यूपी पीसीएस की कक्षाएं या उससे संबंधित सामग्री चैनल पर डाली जाएगी और आपके पास तक पहुंचेगी। यूपी लोअर की परीक्षा और के लिए भी हमारी तैयारी है, जो यूपीएस ट्रिपल एसएससी के द्वारा का परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, तो उस विषय पर भी सामग्री शीघ्र ही पड़ेगी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें।